जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कारण बताओ के बारे में अध्ययन करेंगे। और बोर्ड एग्जाम में कम से कम बाबू 3 से 4 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स से आते हैं और जिनमें एक ही कारण पूछा जाता है कि इनकी क्या कारण है। यानी हम लोग कारण बताओ से संबंधित आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा जो आप नहीं बना पाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बाबू कि अमोनिया का क्वथनांक फास्फीन से अधिक होता है, क्यों? यानी आपको कारण बताना है कि अमोनिया का क्वथनांक किससे बाबू? फास्फीन से अधिक होता है, क्यों? अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं बाबू कि अमोनिया का जो फार्मूला होता है कितना होता है बाबू? NH3। कितना होता है बाबू? NH3। और फास्फीन का फार्मूला होता है बाबू PH3। तो आपको बताना है कि NH3 का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट किससे बाबू? PH3 से अधिक होता है, क्यों? ठीक है बाबू। अब आंसर हम लोग पढ़ते हैं पहले, उसके बाद आराम से मैं आपको डायग्राम के साथ इसको समझाऊंगा। देखिए बाबू, सबसे पहले याद रखना है अमोनिया के अणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है बाबू? हाइड्रोजन बॉन्ड यानी H बॉन्ड का निर्माण होता है, जबकि फास्फीन के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है। यानी पहला आपको पॉइंट समझना है बाबू कि अमोनिया के अणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड यानी H बॉन्ड का निर्माण होता है, जबकि फास्फीन के अणुओं के बीच H बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है। अब अमोनिया के अणुओं के बीच H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण आकर्षण बल क्या होता है? बढ़ता है। जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो उनके अणुओं के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा, इसलिए अमोनिया का क्वथनांक फास्फीन के क्वथनांक से क्या होता है? अधिक होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए पहले मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या याद रखना है बाबू? जो अमोनिया होते हैं, क्या होते हैं बाबू? अमोनिया। तो अमोनिया का जो क्या है फार्मूला है N है, यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा बाबू? H रहेगा, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है? H है। तो ये अमोनिया का एक अणु हो गया, ठीक है बाबू। इसी तरीके से अमोनिया का एक और अणु हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? H, यहाँ पर N, यहाँ पर H, यहाँ पर H यानी NH3। अब ध्यान से देखना है बाबू, तो बात आपको सीखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कहाँ है। पहले ये आप लोग कहीं याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बाबू हमेशा H होना चाहिए। और H किसके साथ बनाता है बाबू? 3 तत्वों के साथ। पहला फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा नाइट्रोजन। हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आपको H याद रखना है और इधर F और N क्या रखना है? याद रखना है। यानी किसके किसके बीच बनेगा बाबू? हाइड्रोजन और तीसरा आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच कौन बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? H, इधर से फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब देखते चलिए बाबू, यहां पर क्या है? N है और यहां पर क्या है? H है। तो इसके बीच कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बाबू? H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इनके बीच आकर्षण बल बढ़ता है। आकर्षण बल बढ़ने के चलते इसका क्वथनांक अधिक होता है। जबकि अगर बात करें फास्फीन का, क्या होता है? P, ऊपर H, यहां भी H और यहां भी क्या हो गया बाबू? H। यानी फास्फीन का फार्मूला यहां भी देखते हैं बाबू, P, ऊपर H, यहां भी क्या बाबू? H और यहां भी H। अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे फास्फोरस है। इनके बीच बाबू कौन सा बॉन्ड नहीं बनता है? H बॉन्ड नहीं बनता है। जब H बॉन्ड नहीं बनेगा तो इनका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप डायरेक्ट आंसर क्या मारिएगा बाबू? अमोनिया के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि फास्फीन के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है। तो इसलिए अमोनिया के अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होने के कारण आकर्षण बढ़ जाता है, इसलिए इसका क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास क्या कह रहा है बाबू, फिनॉल अम्लीय होता है क्यों, यानी फिनॉल आपसे पूछ रहा है क्यों अम्लीय होता है। ध्यान से देखिएगा, फिनॉल का पहले फार्मूला हम लोग बना देते हैं बाबू। फिनॉल ऐसे बनता है, यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड या बीच में आप ऐसे रिंग बना दीजिएगा, ऊपर होता है कौन बाबू, OH। इसका फार्मूला होता है C6H5OH। ये किसका फार्मूला हो गया बाबू, फिनॉल का। अब ध्यान सुनिए, फिनॉल जल में अस्थाई यौगिक, जल में कौन यौगिक बाबू, अस्थाई यौगिक किसका, फिनॉक्साइड का क्या करता है, निर्माण। यानी जैसे ही हम लोग इसको किसमें, जल में लेकर जाते हैं, ये टूट जाता है। और किसमें टूटेगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बनेगा बाबू कौन, फिनॉल, और ऊपर जो है यानी रिंग बनेगा, ऊपर O रहेगा, O के साथ क्या हो जाएगा बाबू, माइनस, क्योंकि यहां से H क्या निकल गया, बाहर निकल गया, और बाहर निकलेगा तो यहां बन जाएगा कौन प्लस बाबू, H प्लस। यानी H प्लस मतलब कौन आयन दिया बाबू, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। और इसका नाम क्या है बाबू, फिनॉक्साइड आयन। क्या नाम है, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। और कौन बाबू, आयन। आपको समझ में आया होगा बाबू, ये O से H निकल गया, H प्लस, यहां पे क्या आ गया, O माइनस। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, जो ये फिनॉक्साइड बना, यह एक कैसा यौगिक है बाबू, तो याद रखिएगा यह एक अस्थाई यौगिक है, यानी स्टेबल होता है। और क्या दिया बाबू, यानी वो जल में कौन सा प्लस दिया बाबू, H प्लस। और H प्लस प्रदान करने वाले यौगिक या अणु क्या कहलाते हैं बाबू, अम्ल कहलाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फिनॉल अम्लीय क्यों होता है। तो हमने क्या बताया बाबू, फिनॉल जल में अस्थाई यौगिक फिनॉक्साइड आयन में परिवर्तित होकर कौन सा आयन देता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, इसलिए फिनॉल क्या होता है, अम्लीय होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये आपको हमेशा क्या रखना है, याद रखना है कि कैसे फिनॉक्साइड आयन का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है बाबू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, 3 कह रहा है चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है क्यों। आपसे पूछा जाएगा कि चांदी क्यों विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, इसके लिए मैं आपको समझाता हूं। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिएगा। चांदी में प्रतिरोधकता कम और मुक्त इलेक्ट्रॉन, देखिए चांदी में क्या होता है बाबू, चांदी में प्रतिरोधकता यानी रो का मान क्या होता है, कम होता है, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी क्या होती है, अधिक होती है, जिसके कारण उनका चालकता का गुण क्या होता है, अधिक होता है। और चांदी एक अच्छा विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। एक बार ध्यान समझिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक क्यों होता है, तो रीजन क्या बताइएगा, चांदी में प्रतिरोधकता यानी रो का मान, किसका मान बाबू, रो। पढ़े होंगे आप लोग फिजिक्स में, रो का मान इसका क्या है बाबू, कम है। क्या है बाबू, कम है। और जबकि अगर आपसे पूछा जाए चालकता, इसको बोलते हैं बाबू प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। क्या नाम दीजिएगा, प्रतिरोधकता, यानी रो का मान क्या है, कम है। और अगर मैं बात करूं बाबू चालकता, चालकता का मान जो होता है, मान लीजिए K से इसको लिखा जाता है, इसका मान क्या होता है बाबू, अधिक हो जाता है। कहिएगा सर कैसे अधिक हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। आपको मैं बता दूं बाबू यहाँ पे कि जो चालकता होता है, चालकता होता है बाबू किसके, चालकता जो होता है बाबू 1/, कितनी होती है, प्रतिरोधकता। 1/, क्या होती है, प्रतिरोधकता। तो अब ध्यान से देखिए, यानी ये बट्टा के नीचे आ रहा है, तो अगर इसका प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 100% है कि सर इसकी चालकता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं बाबू। तो अगर किसी भी तत्व के लिए किसका मान, प्रतिरोधकता कम होगा, चालकता का होगा, बढ़ेगा, और चालकता बढ़ेगा तो इसका मतलब वो विद्युत का काफी अच्छा का होगा, सुचालक होगा। समझ में आया कि नहीं है बाबू। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि चांदी का प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, और चालकता क्या होती है, ज्यादा होती हैं, और साथ साथ उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए चांदी
विद्युत का अच्छा क्या होता है, सुचालक होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए वो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नोबेल गैस निष्क्रिय अक्रिय होते हैं क्यों। सबसे पहले मैं आपको नोबेल गैस कौन कौन होते हैं ये मैं आपको बता दूं बाबू, ध्यान से देखिएगा। आपसे जब भी पूछा जाए बाबू कौन सी गैस, नोबेल गैस, नोबेल गैस या इसी को आप बोल सकते हैं कौन सा गैस बाबू, अक्रिय गैस। कौन सी गैस बोल सकते हैं, अक्रिय गैस बोल सकते हैं। या इसी को आप लोग कौन सी गैस बाबू, निष्क्रिय गैस बोल सकते हैं। अनेक नाम है इसका, या आप इसी को बोल सकते हैं उत्कृष्ट गैस। कौन बाबू, उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते होंगे, तो उत्कृष्ट गैस भी बोल सकते हैं। ये सब के सब कौन कौन होते हैं बाबू, तो इनमें आपको याद रखना है कौन कौन आता है बाबू। हीलियम आता है, नियॉन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जेनॉन आता है, रेडॉन आता है। कौन कौन बाबू, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो ये जितने भी होते हैं बाबू, अगर मैं बात करूं कि बाबू इसके बाह्यतम कक्ष में, यानी हीलियम का कौन कक्ष होता है बाबू, बाह्यतम कक्ष में याद रखना है टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पहला कक्ष क्या है और इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी ये जितने भी आपको दिख रहे हैं बाबू सबके किस कक्ष में, तो याद रखिएगा बाह्यतम कक्ष में। सबके बाह्यतम कक्ष में याद रखना है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बाबू, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला कक्ष का है तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहला कक्ष में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो ये भी तो पूर्ण है। और इनके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका कौन सा पूर्ण हो जाएगा बाबू, इनका अष्टक क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। जब अष्टक पूर्ण हो गया तो ये न तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और न ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। अष्टक पूर्ण हो जाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन का न तो त्याग करते हैं और न ही इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसलिए सब के सब क्या हो जाते हैं बाबू, निष्क्रिय या अक्रिय हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो आपको हमेशा याद रखना है, मैंने क्या बताया बाबू कि नोबेल गैस जो होते हैं उनमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण होने के कारण बाबू याद रखना है ये किसी दूसरे तत्वों के साथ क्रिया नहीं करते, इसलिए आप कहिएगा सर कि नोबेल गैस क्या होते हैं, निष्क्रिय या क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब मैं एक और बात आपको बता दूं बाबू, कई लड़के कहेंगे सर कैसे मान लें कि इनके बाह्यतम कक्ष में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नियॉन का, नियॉन की परमाणु संख्या होती है बाबू 10। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, याद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बाबू, पहला आता है 1s2, फिर 2s2, 2p कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए इसके बाह्यतम कक्ष में पहले तो पहला कक्ष देखिए एक कहाँ का आपको दिख रहा है, इस एक में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 कहाँ है बाबू, एक यहाँ और एक यहाँ है। इस 2 में 2 है, इस 2 में 6 है, 6 2 कितना हो गया 8। यानी इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसका अष्टक क्या होगा, पूर्ण होगा। और अष्टक पूर्ण होने के चलते किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं और यानी क्या होते हैं बाबू, निष्क्रिय होते हैं। याद रहे कि नहीं याद रहेगा। और एक और बात याद रखना है बाबू, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनको कहाँ रखा जाता है। तो जितने भी क्या है नोबेल गैस है, इनके लिए अगर वर्ग संख्या पूछा जाए तो वर्ग संख्या किसके तत्व है बाबू, 18 के। और कई जगह इनको शून्य वर्ग भी कहा जाता है, यानी शून्य वर्ग। इनको कब कहा जाएगा, जब किसका आधुनिक आवर्त सारणी यानी मोसले के आवर्त सारणी में इनको कहाँ रखा गया है, 18 में। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, तो याद रखिएगा किस वर्ग में, शून्य वर्ग में। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि इनके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण होने के कारण नोबेल गैस अक्रिय या निष्क्रिय होते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
5 कह रहा है बाबू कि HiHF से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि Hi मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्या होता है? अधिक अम्लीय होता है, क्यों? अब अम्ल का कंसेप्ट आपको मालूम है कि कौन सा आयन त्यागेगा? H प्लस त्यागेगा। जो आसानी से H प्लस त्याग देगा बाबू वो क्या है? प्रबल अम्ल है। जो आसानी से H प्लस नहीं त्यागेगा इसका मतलब कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। ठीक है, मतलब अपेक्षा यानी कंपैरिजन करना है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं बाबू आयोडीन का। आयोडीन का फ्लोरीन से आकार क्या होता है? बड़ा होता है, और साथ साथ इसकी व्युत्क्रमात्मकता क्या होती है? कम होने के कारण आसानी से हाइड्रोजन आयन का क्या कर देता है? त्याग कर देता है, इसलिए HiHF से अधिक अम्ल होता है। मैंने आपको क्या बताया बाबू, याद कीजिए। अगर हम लोग बात करें बाबू कि जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन का जो मतलब हाइड्रोजन है किसके साथ जुड़ा है? फ्लोरीन के साथ। अब इन दोनों में बात करें बाबू, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे क्या है? आयोडीन है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका जो आकार है, पहला बात कि इसका आकार क्या है बाबू? आकार जो है बाबू पहला क्या है? छोटा है। जबकि इसकी बात करें तो इसका जो क्या है बाबू? आकार है किसकी तुलना में? आयोडीन की तुलना में क्या है? बड़ा है। याद रहेगा आपको। अच्छा, आयोडीन बड़ा है किसकी तुलना में? फ्लोरीन की तुलना में। दूसरी बात याद करें तो इसकी जो क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोले सर? विद्युत ऋणात्मकता इसकी क्या है? अधिक है, अधिक है। और इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता यानी आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या है सर? तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है? कम है। अब कंसेप्ट समझिए। अब इसकी व्युत्क्रमात्मकता कम है मतलब क्या है? जो H है, H को कौन? F जो होगा काफी मजबूती बल से यानी मजबूत बल से अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। यानी यहां पर कौन सा बल बाबू? आकर्षण जो बल है क्या है बाबू? आकर्षण बल क्या है? अधिक है। किसके किसके बीच सर? कहिएगा सर फ्लोरीन और हाइड्रोजन के। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस फ्लोरीन के पास H को खींचने की शक्ति क्या है? बहुत ज्यादा है। अब अगर हम बात करें HI का, HI में आकर्षण बल है लेकिन इसकी तुलना में आकर्षण बल क्या है? कम है। किसकी तुलना में सर? तो कहिएगा सर किसकी तुलना में? फ्लोरीन की तुलना में आयोडीन के पास खींचने की शक्ति क्या है? कम है। अब बताइए तो कौन आसानी से किससे? अब हाई है F, हाइड्रोजन को तेजी से खींचा है तो H नहीं निकल पाएगा। जबकि I जो है किसको? H को थोड़ा कमजोर बल से खींचा है तो H यहां से कहां निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकलेगा तो H किसके रूप में निकलेगा? H प्लस। और जब ये H प्लस निकल जाएगा इसका मतलब है कि HI किससे? HF से अधिक अम्लीय होता है। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हमने बताया फ्लोरीन का आकार छोटा और आयोडीन का आकार बड़ा। फ्लोरीन की व्युत्क्रमात्मकता अधिक, आयोडीन की व्युत्क्रमात्मकता कम, जिसके चलते HF के बीच आकर्षण बल अधिक है, HI के बीच आकर्षण बल क्या है? कम है, जिसके चलते H किससे? HI से बाहर निकल जाएगा। और इसलिए जब H जब बाहर निकलेगा तो हाइड्रोजन आयन के रूप में निकलेगा, इसलिए क्या है? प्रबल अम्ल है। किसकी तुलना में? HF की तुलना में। उम्मीद है कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या होती है, क्यों? तो आप क्या बोलिएगा बाबू? संक्रमण तत्वों में बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन है D और S दोनों में रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं बाबू, फ्लोरीन कह रहे हैं Fe मतलब आयरन। आयरन का जो क्या होता है बाबू? परमाणु संख्या होती है बाबू 26। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो आर्गन के रूप में लिखते हैं। आर्गन का होता है बाबू 18। कितनी होती है? 18। याद है सबको? ऐसी बात है। अब उसके बाद 4s में 2 हो जाएगा, 18 2 कितना हो गया? 20। और 3d में कितना हो गया? 6। यानी यहाँ पे 18 2 20 और 26। यानी इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन की कंसेप्ट s में भी काम करती है और d में भी काम करती है। यानी d तथा s
उपकक्ष दोनों में पाए जाते हैं। अब एक और बात याद रखना है बाबू, संक्रमण तत्वों में डी जो उपकक्ष होता है, डी उपकक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आप पढ़ेंगे कि सर कि डी में कितना कोठा होता है? 1 2 3 4 5, और प्रत्येक कोठा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसकी अगर बात करूं तो कितना है? 6 है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6। तो ये डी जो कक्ष है, डी उपकक्ष है, ये कैसा है? अपूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए ये लोग परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो कह दीजिएगा जितने भी संक्रमण तत्व हैं उनमें डी जो उपकक्ष होता है, डी उपकक्ष में अपूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जिसके कारण संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इनका डी उपकक्ष जो होता है कैसा बाबू? अपूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 देखिए बाबू, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बाबू, 7 नंबर कह रहा है कि N जो है नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 का निर्माण करता है, जबकि P जो है फास्फोरस PCl5 और PCl3 दोनों का निर्माण करता है, क्यों? बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है और आराम से हम लोग सीखेंगे। देखिए बाबू, नाइट्रोजन में डी उपकक्ष का क्या होता है? अभाव होता है। कहेगा सर ये बात हमको समझ में नहीं आया कि नाइट्रोजन में डी उपकक्ष कैसे अभाव होता है। देखिए नाइट्रोजन जो होता है बाबू, इसकी परमाणु संख्या होती है 7, और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या होगा? 1s2 2s2 और अगला होता है 2p। p में तो 6 भरा जाता है, लेकिन देखिए कितना भराएगा? 2 2 4, कितना बचा बाबू? 3, तो 3 इसमें भर देंगे। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अब बताइए कभी आप क्या 2d देखते हैं? सही से बताइए, ये किस कक्ष का है बाबू? दूसरे कक्ष का है। दूसरे कक्ष में कभी d उपकक्ष नहीं पाया जाता है। आपको हमेशा कंसेप्ट के तौर पे याद रखना है, पहला कक्ष में केवल S मिलता है। अगर हम लोग फर्स्ट कक्ष की बात करें तो फर्स्ट कक्ष में केवल क्या मिलता है? S, और सेकेंड कक्ष की बात करें उसमें S भी मिलता है और P, और अगर थर्ड कक्ष की बात करें इसमें S भी मिलता है, P भी मिलता है और D। अगर फोर्थ कक्ष की बात करें उसमें S भी मिलता है, P भी मिलता है, D भी मिलता है और क्या मिलता है? F भी मिलता है। तो देखिए किस कक्ष का है? दूसरे कक्ष का, तो यानी इसके अंदर D का क्या है? अभाव है। क्यों D का अभाव है बाबू? क्योंकि इसके कक्ष में D उपकक्ष नहीं पाया जाता है। यानी इसके बाह्यतम कक्ष में अगर मैं बात करूं बाबू तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू? देख लीजिए, बाह्यतम कक्ष की बात किया जाए तो पहला कक्ष में 2 है और दूसरा कक्ष में 3, 2 कितना हो जाएगा? 5। यानी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। और 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होने के चलते ये हमेशा कितनी संयोजकता प्रदर्शित करता है? केवल 3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। बात समझ में आया कि नहीं बाबू? अगर मैं बात करूं बाबू फास्फोरस का, फास्फोरस का कितना होता है बाबू? 15। कितनी होती है? 15। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 होना चाहिए, लेकिन काउंट कीजिए कितना होगा? 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 3 कितना हो जाएगा? 15। इसमें लिखिए बाबू पहला में 2 है, पहला कक्ष देख रहे हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट लाइन कहाँ कहाँ है? देखिए 2 है, दूसरा लाइन कहाँ कहाँ? 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 और 6 8, और तीसरा लाइन देखिए बाबू 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। अब कक्ष कितना हो गया? 3। गिनिए 1 2 3, लेकिन इसमें D उपकक्ष क्या हो जाएगा? मिलेगा। अब D उपकक्ष मिलेगा तो उत्तेजित अवस्था में इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर किस में चल जाएंगे? पहले तो P में है, लेकिन P से निकल कर कहाँ चल जाएगा? D में चल जाएगा। इसके चलते अब देखिए बाबू ये कितनी की कमी है?
कितनी की कमी है, 3 की, तो 3 भी प्रदर्शित करता है और साथ साथ कितना इसके पास है 5, तो 5 भी प्रदर्शित करता है। यानी ये ऑक्सीकरण संख्या 3 भी और कितना 5 भी। तो इसलिए ये कौन कौन बनाता है, PCl3 भी बना लेगा, मतलब फास्फोरस को के साथ क्रिया किया 3, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या 3, और यहाँ PCl5 को के साथ क्रिया किया 5 के साथ, तो कहिए कितना है 5। बात समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट के तौर पे याद रखना है कि नाइट्रोजन में डी उपकक्ष का अभाव होता है, जिसके कारण केवल +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, इसलिए केवल NCl3 का निर्माण करता है। +3 केवल 3 गुना क्रिया करेगा बाबू, तो N के साथ 3 हो गया, 3Cl हो गया। और यहाँ जबकि फास्फोरस में डी उपकक्ष पाया जाता है, तो पहले तो इसके पास 3 की कमी है, तो 3 को बनाएगा, और 5 भी क्रिया कर सकता है, तो इसलिए इसका +3 और +5 यानी PCl3 और PCl5 दोनों का निर्माण करता है। समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट आंसर लिखिएगा, नाइट्रोजन में डी उपकक्ष का अभाव है, जबकि फास्फोरस में डी उपकक्ष पाया जाता है, जिसके चलते PCl5 और PCl3 दोनों बनाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है हम लोग के पास 8 नंबर क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? कौन अधिक अम्लीय है बाबू? फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं बाबू कि फार्मिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है, कौन सा अम्ल सर? फार्मिक अम्ल। इसका फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है बाबू? HCO और कौन बाबू? H, यही होता है, या कह सकते हैं HCOOH। इसी को कौन नाम से जाना जाता है बाबू? कौन सा नाम? मेथेनोइक कौन बाबू? अम्ल। पढ़ लीजिएगा, मेथेनोइक अम्ल कहाँ मिलती है बाबू? चींटी के डंक में। चींटी के किसमें बाबू? डंक में पाई जाती हैं। अब हम लोग बात करें इसकी, और अगर हम लोग बात करें किसकी बाबू? किस अम्ल की अगर हम लोग बात करें, यहाँ से कौन सा अम्ल बाबू? एसिटिक अम्ल। तो ये हम लोग के पास आ रहा है एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल को एक और नाम से जाना जाता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक कौन बाबू? अम्ल किसमें मिलता है बाबू? तो याद रखिएगा, सिरका में मिलता है। अब देखिए ध्यान से, इसकी फार्मूला की मैं बात करूं, CH3 C+O और OH होता है। तो ये फार्मूला आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से कंसेप्ट के तौर पे पढ़िए और आराम से सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए बाबू, कह रहा है कि अगर हम लोग बात करें फार्मिक अम्ल में इलेक्ट्रॉन दाता समूह नहीं पाया जाता है, तो पहली बात याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन दाता मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला समूह नहीं पाया जाता है, जिसके कारण आसानी से हाइड्रोजन का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। जबकि अगर हम लोग बात करें एसिटिक अम्ल में इलेक्ट्रॉन दाता समूह यानी मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, जिसके कारण आसानी से हाइड्रोजन आयन का क्या नहीं कर पाता है? त्याग नहीं कर पाता। यानी ये जो होता है कौन समूह होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन। कौन समूह बाबू? इलेक्ट्रॉन दाता समूह। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, जिसके कारण यह आसानी से इसका त्याग नहीं कर पाता है। जबकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह नहीं है, तो आसानी से किसका त्याग कर देता है? H+ का क्या कर देगा? त्याग कर देगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देने के चलते यहाँ से हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं निकलेगा। जब हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये दुर्बल अम्ल है, और ये कौन सा अम्ल है? प्रबल अम्ल। समझ में आ गया बाबू? क्या हमने बताया? फार्मिक अम्ल में इलेक्ट्रॉन दाता समूह नहीं होता है, नहीं पाया जाता है, जिसके कारण आसानी से हाइड्रोजन आयन का त्याग देता है। जबकि एसिटिक अम्ल में इलेक्ट्रॉन दाता समूह मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, जिसके चलते आसानी से हाइड्रोजन आयन का त्याग नहीं कर पाता। इसलिए फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है। यानी यह
CH3 जो है हाइड्रोजन आयन को त्यागने नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, इसको दे देता है, जिसके चलते ये आसानी से H+ का त्याग नहीं कर पाता। समझ में आया बाबू? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का रहा, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं क्यों? एकदम सिंपल सा आंसर लिखना है कि संक्रमण तत्वों में D उपकक्ष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी अभी मैंने बताया जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी D उपकक्ष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के मतलब जिसका जोड़ा नहीं था, अब ये DD ट्रांजिशन करते हैं। DD ट्रांजिशन के मतलब अब एक D उपकक्ष से दूसरे D उपकक्ष में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, या कह सकते हैं एक D ऑर्बिटल से दूसरे D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिसके चलते जब वो जाएंगे या वहां से आएंगे, यानी जब भी D उपकक्ष होता है, D कौन बाबू, उपकक्ष, अब D उपकक्ष के जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद कीजिएगा बाबू D उपकक्ष के क्या है, इलेक्ट्रॉन है, हमेशा एक D ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब अब जो कोठा था, याद आ रहा है कोठा जो बीच में हमने बनाया था, जैसे D में कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक D ऑर्बिटल से दूसरे D ऑर्बिटल में, एक D ऑर्बिटल से दूसरे D ऑर्बिटल में कौन जाते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जाएंगे और फिर वहां से लौट के आएंगे, तो जितनी ऊर्जा का अंतराल होगा वो ऊर्जा से प्रकाश उत्सर्जित करेंगे। यानी जब इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल से दूसरे D ऑर्बिटल में जाते हैं या दूसरे D ऑर्बिटल से पहले D ऑर्बिटल में आते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं बाबू, ऊर्जा के रूप में कौन बाबू, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ऊर्जा के रूप में प्रकाश क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। अब ये प्रकाश जैसे ही हम लोग को दिखाई देता है, इसी कारण से आपको संक्रमण तत्व कैसे दिखाई देते हैं, कहिएगा सर रंगीन दिखाई देंगे, यानी रंगीन यौगिक का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और जब एक D ऑर्बिटल से दूसरे D ऑर्बिटल में जाते हैं, इसी का नाम है DD ट्रांजिशन। क्या नाम है बाबू, DD ट्रांजिशन। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। यानी संक्रमण तत्व में D उपकक्ष से में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो DD ट्रांजिशन गुण दिखाते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व हमेशा रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 का रहा फास्फोरस अम्ल कितना बाबू, H3PO3 द्विभाषमिक होता है क्यों? आपसे बहुत सुंदर सा क्वेश्चन पूछ रहा है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि H3PO3 द्विभाषमिक अम्ल होता है क्यों? द्विभाषमिक अम्ल के मतलब होता है बाबू कि कितना, यहां से दो कौन बाबू, OH का क्या होगा बाबू, त्याग होगा, या दो OH क्या करता है, त्यागता है, तो इसलिए कैसा अम्ल है, द्विभाषमिक क्या है, अम्ल है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके पास दो OH क्या मिलेंगे, समूह मिलेंगे। ये भी कह सकते हैं कि सर इसके पास कितने समूह होते हैं, दो OH समूह होते हैं। कैसे, कंसेप्ट के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। देखिए बाबू H3PO4, अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा कि जो क्या होते हैं, फास्फोरस होते हैं, उनके बाध्यम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बनाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 हो जाएगा बाबू। अब मान लिए यहाँ पे 2, कितना 4, नीचे 5, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। अब बात कीजिए बाबू, इससे जुड़ा रहेगा OH। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2। एक तो फास्फोरस के साथ बना है, एक किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हो गया 2 का बॉन्ड इसका। इधर भी क्या जोड़ दीजिए बाबू, OH, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का फास्फोरस के साथ, एक किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक के साथ जोड़ दीजिए H, क्या जोड़ दीजिए, H, और ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाया कि नहीं फास्फोरस। अभी मैंने बताया फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या 5 भी होता है और 3 भी होता है। यहाँ 5 बनाया, देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड। अब यहाँ देखिए कितने OH समूह है सर, ये पहले देखिए 2 OH क्या है, समूह है। तो इसीलिए आपको याद रखना है
H3PO3 कैसा होता है? द्विभाषमिक होता है, यानी दो OH का क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है, द्विभाषमिक होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया बाबू? चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं और कई बार इसी के साथ एक और आता है बाबू, याद कर लीजिएगा, जिसका नाम है कौन बाबू? H3PO4। याद रखिएगा, H3PO4 पूछेगा तो इसको याद रखिएगा त्रिभाषमिक। कैसा होता है बाबू? त्रिभाषमिक होता है। त्रिभाषमिक होता है H3PO4 और H3PO3 कैसा होता है? द्विभाषमिक। कैसे सर? इसका कंसेप्ट समझिए। फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाएगा? 5 बॉन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाबू, एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन। ऊपर चले एक और बनाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इसके साथ जुड़ जाएगा बाबू OH, इसके साथ जुड़ेगा OH, इसके साथ जुड़ेगा OH। अरे हमेशा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना बाबू, तो एगो फास्फोरस के साथ, एगो हाइड्रोजन के साथ, और बच गए को ऑक्सीजन बाबू, गिन लो 4 है, इसमें से 1 2 3 बनाया है, 3 ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन, कितना हो गया? 4। अब गिन लीजिए, फॉर्मूला सही है। कितना OH है? 3 OH है, तो इसलिए कैसा होगा? त्रिभाषमिक होगा। समझ में आ गया बाबू? तो H3PO4 द्विभाषमिक, H3PO4 त्रिभाषमिक और H3PO3 कैसा? द्विभाषमिक होता है। समझ में आ रहा है बाबू? अरे फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, बस बॉन्ड पूरा कर देना है, काम खत्म। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, एक यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ, एक इसके साथ। अगर अकेले होगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा। बस एक कंसेप्ट आ गया, आराम से बता सकते हैं। समझ में आया बाबू? तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना चलते हैं? 11 की ओर चलते हैं। ठीक है बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बाबू कि एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है, क्यों? एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है, क्यों? देखिए, एमीन में एल्किल समूह पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होने के कारण इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर भेजता है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है एवं आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता है? त्याग देता है। जबकि अमोनिया में एल्किल समूह नहीं पाया जाता है, इसलिए एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है। अब कंसेप्ट आपको समझना है, ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर मैं क्षार की बात करूं, कौन की बात बाबू? क्षार की बात। और क्षार की बात सीखने के लिए आपको सीखना क्या है बाबू? लुईस बेस किसको बोलते हैं? अगर जो लड़का ये समझ गया लुईस बेस, लुईस बेस यानी लुईस, हम क्षार लिख देते हैं, लुईस क्षार। लुईस कौन बाबू? लुईस क्षार। लुईस क्षार क्या होता है बाबू? जो कहिएगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म, किसका बाबू? इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करेगा? त्याग करेगा। या जो कह सकते हैं लोन पेयर को क्या करेगा? त्यागेगा। ये भी कह सकते हैं लोन पेयर जो त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा त्यागेगा, इसका मतलब लुईस क्या है? बेस है। क्या है बाबू? लुईस बेस। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वो लुईस क्या है? अम्ल है। अब अगर हम लोग बात करें किसका बाबू? एमीन में एल्किल समूह। एमीन क्या होता है बाबू? एमीन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें होता है बाबू R, एल्काइल समूह, और इसके साथ जुड़ाता है NH2। क्या होता है वो? NH2। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पाए जाते हैं। क्योंकि सर ये बात हमको समझ में नहीं आया, नाइट्रोजन के बातम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए, नाइट्रोजन के बातम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन बाबू? 5 है। अभी हम लोग पढ़े थे पिछले स्लाइड में, जब हम लोग फास्फोरस और नाइट्रोजन की तुलना कर रहे थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, एक तो जुड़ गया किसके साथ? R के साथ। बचा कितना? 4। 4 में 2 जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ। कितना बचा? 2। 2 कौन सी हो जाएगा बाबू? लोन पेयर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब जैसे अभी हमने बताया, ये कैसा होता है?
कैसा समूह होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन दाता समूह। इलेक्ट्रॉन कौन समूह होता है? दाता समूह होता है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह के मतलब कि जब ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा, अब नाइट्रोजन के पास खुद का लोन पेयर है, और जब इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो आसानी से इस लोन पेयर को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। क्या कर देगा बाबू? आसानी से लोन पेयर को कौन डोनेट कर देगा? एमीन। और जब लोन पेयर को जो डोनेट करता है, इसका मतलब वो क्या कहला जाएगा? बेस। यानी ये कौन सा बेस कहला जाएगा? प्रबल बेस, यानी प्रबल क्या क्षार या क्या बोल सकते हैं? भस्म बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है? जबकि किसके पास ऐसा नहीं होता है? अमोनिया के पास। अमोनिया पूछ रहे हो आपके पास। नेक्स्ट क्या है? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ये किसका फॉर्मूला है बाबू? अमोनिया का। किसका होता है? अमोनिया का। अब अमोनिया की प्रॉब्लम क्या है? बस इसके पास तो लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं करता है। यानी लोन पेयर किससे बाबू? आसानी से नहीं त्याग पाता, नहीं त्याग पाता है। जब आसानी से नहीं त्याग पाता है, इसलिए कैसा है? दुर्बल है। और ये कैसा है? प्रबल है। तो आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दीजिएगा। एमीन में एल्काइल समूह पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होने के कारण इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर भेजता है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है और आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग देता है, जिसलिए प्रबल क्षार है। अमोनिया में ऐसा नहीं होता, इसलिए कैसा है? दुर्बल क्षार है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 12 कह रहा है एनिलीन दुर्बल भस्म होता है, क्यों? एनिलीन की अगर हम बात करें, एनिलीन की हम लोग बात करें तो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? ऐसे याद करना है, ऐसे होता है बाबू, और ऊपर जो रहता है NH2। कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए, एनिलीन में उपस्थित नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं त्याग पाता है, इसलिए एनिलीन दुर्बल भस्म है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये होगा ना बाबू, 5 होता है, 2 यहाँ 1 यहाँ, तो ये आसानी से किसका? लोन पेयर का क्या नहीं कर पाता है? त्याग नहीं कर पाता है। जब आसानी से त्याग नहीं पाएगा तो त्यागने वाला ही तो बाबू कौन सी होता है? भस्म होता है। त्याग नहीं पाएगा, इसलिए ये दुर्बल भस्म होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट मिलाया जाता है, क्यों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का होल स्क्वायर है। बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है। तो सबसे पहले याद रखना है बाबू, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में जो एल्यूमिना बनता है, एल्यूमिना मतलब Al2O3 जो होता है, इसके अंदर क्या मिला देने से? क्रायोलाइट। क्या मिलाने से बाबू? क्रायोलाइट मिलाने से इसका जो क्या हो जाता है बाबू? द्रव्यांक। कौन? द्रव्यांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है बाबू? कम हो जाता है। तो इसलिए क्रायोलाइट मिलाया जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? और अगर आपसे पूछा जाए एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है, तो कहिएगा सर किससे होता है? बॉक्साइट से। और बॉक्साइट ही बन जाता है लास्ट में कौन बाबू? एल्यूमिना। तो एल्यूमिना, इसका नाम क्या है बाबू? एल्यूमिना। क्या नाम है? एल्यूमिना। फार्मूला याद है आपको? Al2O3। और अगर हम लोग बॉक्साइट की फार्मूला की बात करें, Al2O3 इंटू में 2H2O। तो ये कंसेप्ट आपको समझना है कि एल्यूमिना का द्रव्यांक बहुत ज़्यादा होता है, तो द्रव्यांक को कम करने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं? क्रायोलाइट यानी Na3AlF6 मिलाते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आप इसको एक बार लिख लीजिए कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में
कौन बाबू? एल्यूमिना में क्या क्रायोलाइट मिलाने से एल्यूमिना का दोहरांक कम हो जाता है, इसलिए एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्या मिलाया जाता है बाबू? क्रायोलाइट मिलाया जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 14 की तरफ चलते हैं। 14 बहुत ही फेमस है। कह रहा है बाबू अमोनिया में बंधन कोण फास्फीन से अधिक होता है, क्यों? तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल है फास्फीन के बॉन्ड एंगल से ज़्यादा होता है, क्यों? अब बताइए बहुत ध्यान से देखिए, मैंने बताया आपको किसका, जो नाइट्रोजन है उसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ये बन गया अमोनिया। और यहाँ पे जो फास्फोरस है इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, ये क्या बन गया वो? फास्फेन। अब देखिए इसका साइज छोटा होता है, क्या होता है? साइज छोटा। छोटा साइज मत समझ रहे बाबू, इसका आकार क्या है? छोटा है। तो आकार छोटा होने के कारण इस बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, कौन पेयर बाबू? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, इसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर, इसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर के बीच क्या होता है? विकर्षण का होगा, अधिक होगा। विकर्षण इसमें क्या है? अधिक है। किसके किसके बीच बाबू? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच कौन बल ज्यादा है? कहेगा सर विकर्षण बल क्या है? अधिक है। किसकी तुलना में? फास्फोरस जो है उसका आकार बड़ा होने के कारण बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में विकर्षण क्या होगा? कम होता है। तो किसमें विकर्षण कम है? फास्फीन में। किसमें विकर्षण ज्यादा है? अमोनिया में। तो इसलिए विकर्षण ज्यादा होने के कारण किसका बॉन्ड एंगल बाबू? अमोनिया में बॉन्ड एंगल फास्फीन से क्या होता है? अधिक होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी याद रखना है बॉन्ड पेयर जो क्या है? विकर्षण। बॉन्ड पेयर विकर्षण। विकर्षण मतलब बाबू दूर जाने की कोशिश करेगा, यानी विकर्षण होगा, मान लिया ऐसे विकर्षण होगा तो दूर जाने की कोशिश करेगा। और बॉन्ड पेयर विकर्षण अधिक है किसमें? NH3 में। और बॉन्ड पेयर विकर्षण, बॉन्ड पेयर विकर्षण कम है किसमें? PH3 में। तो बॉन्ड पेयर विकर्षण होने के कारण इनमें क्या होता है? बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये था हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 14। अब आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? ध्यान से देखिएगा। H2O द्रव है जबकि H2S क्या है? गैस है बाबू। H2O क्या है? द्रव है जबकि H2S क्या है? गैस है, क्यों? अब आपको एक क्वेश्चन बताना है, देखिएगा ध्यान से देखिए पहले। देखिए बाबू H2O यानी जो जल होता है, जल के अणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, यानी हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा उसमें आकर्षण बल का होगा? बढ़ेगा। और आकर्षण बल बढ़ने के कारण जो H2O है द्रव है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जिसके चलते क्या है? गैस है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी बाबू H2O की, H2O का फॉर्मूला तो वही है, जल का फॉर्मूला H2O क्या होता है? HOH। क्या ऐसे मैं लिख सकता हूं? दूसरा जो जल का अणु है देखिए बाबू HOH। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको जब पहला क्वेश्चन बताया था तो उसी समय बताया था कि जो H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है किसके किसके बीच बाबू? पहला होना चाहिए हाइड्रोजन, कंपल्सरी है, या तो फ्लोरीन के साथ, या तो ऑक्सीजन के साथ, या तो नाइट्रोजन के साथ। अब देखिए क्या यहाँ पर ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन गया, तो कौन बॉन्ड बन गया बाबू? H बॉन्ड। अब H बॉन्ड बनने के
कारण इनमें आकर्षण बल क्या हो गया, बढ़ गया। कोई भी बॉन्ड बनता है तो मजबूती बढ़ जाती है, और मजबूती बढ़ने के कारण ये किस अवस्था में, यानी किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। आपको मालूम है कि ठोस में आकर्षण ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम, यानी आकर्षण बढ़ने के चलते ही किस में आ गए, द्रव में। अब देखिए अगर मैं बात करूं H2S का, H2S हो गया बाबू, और दूसरा मैं यहां पे बना देता हूं HSH। अब देखिए यहां पर S और यहां पे H है, क्या H बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा बाबू, हाइड्रोजन हो और उधर फ्लोरीन ऑक्सीजन या क्या हो, नाइट्रोजन। जबकि यहां पे क्या है, सल्फर है, तो इसके बीच याद रखना है कौन सा बॉन्ड बाबू, H बॉन्ड क्या होगा, नहीं बनेगा। जब H बॉन्ड नहीं बनेगा तो आकर्षण का हो जाएगा, कमजोर होगा। अब कमजोर होने के कारण ये किस रूप में पाया जाता है, गैस के रूप में पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये कहानी था हम लोग के पास कि H2O क्यों द्रव है और H2S क्यों क्या है, गैस है। तो ये हम लोग के पास आज का 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सीधे क्वेश्चन देते हैं कि इनका कारण बताओ। तो कारण से संबंधित बाबू 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब मुझे उम्मीद है कि बोर्ड में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।